हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन है। चलिए, अभी तक हमने इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा तीसरा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक आता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह एक ऐसी अनूठी पहल है, एक नई अनूठी पहल है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के विजन से प्रेरित किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ लाना है, जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं को साझा कर सके। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता था। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया तथा इसमें कुल 10 सत्र शामिल हैं। इन 10 सत्रों के उद्घाटन एवं समापन सत्र राष्ट्राध्यक्ष एवं शासन अध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। 8 स्तरीय है। इसके अतिरिक्त यह 8 स्तरीय है, जिसमें वित्त, पर्यावरण, विदेशी ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य और व्यापार आदि सत्र भी आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं एवं मंत्रियों ने भागीदारी की। इस सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न नई पहलों का शुभारंभ किया गया, जिसमें पहली पहल है आरोग्य मैत्री, दूसरी वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, और तीसरी वैश्विक दक्षिण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल, और चौथी वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक पहल है, और पांचवा वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति पहल आती है। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्तियां उपलब्ध कराएगा। 12 से 13 जनवरी के बीच मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका जो विजन है वह सबका साथ, सबका विकास पर प्रेरित है, सबका प्रयास, सबके विश्वास पर प्रेरित है। इसका विषय है आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता है तथा यह 10 सत्र इसमें शामिल है, जिसमें 125 देशों के नेता एवं मंत्रियों ने भागीदारी ली। इसके अंतर्गत प्रमुख पहलें हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट पहल आरोग्य मैत्री है, जो इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। और इसके अतिरिक्त 4 और पहलें हैं, जैसे वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, दूसरी वैश्विक दक्षिण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल, और चौथी वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक पहल, और पांचवी वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति पहल आती हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के बारे में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह कब आयोजित किया गया और प्रेजेंट में कौन किसकी अध्यक्षता करता है। इस सम्मेलनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 एग्जाम में आते हैं। 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता परमहिषमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का यह दूसरा चरण आयोजित किया गया। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? एक तो 7 से 19 दिसंबर 2022 को किया गया तथा ये इसका जो आयोजन किया गया मॉन्ट्रियल, कनाडा में। सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से किया गया था। मतलब जो अक्टूबर में 2021 में किया गया था वह चीन में किया गया था, और जो दिसंबर 2022 में किया गया वह मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया। COP15 के साथ ही COP MOP 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी तथा NP-MOP 4th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल का भी आयोजन किया गया। मतलब कौन से? COP15 के साथ COP MOP 10 और NP-MOP 4 की मीटिंग का आयोजन भी साथ में किया गया। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित COP15 की अध्यक्षता चीन ने की। इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया तथा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 4 उद्देश्य और 23 लक्ष्य को शामिल किया गया है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है।
वर्ष 2030 तक जिन 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाना उसमें प्रमुख शामिल है। पहला, विश्व की कम से कम 30% भूमि अंतर्देशीय जल तटीय क्षेत्रों और महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन करेगी और खराब हुए स्थलीय अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के कम से कम 30% की बहाली करेगी। COP15 के प्रतिनिधियों ने GBF के भीतर लाभों के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है और इस कोष को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाली COP16 में अंतिम रूप दिया जाएगा। मतलब इसमें जो COP15 की बैठक चीन के द्वारा की गई है और COP16 की बैठक 2024 में तुर्की में आयोजित होगी, इससे संबंधित है। तथा यह इसमें जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का सम्मेलन जो हुआ वह पहला हुआ था चीन में, जो अक्टूबर 2021 में हुआ था, और जो अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में हुआ वह मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, जिसके 4 उद्देश्य 23 लक्ष्य को इसमें शामिल किया है जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। और COP15 के साथ COP-MOP10 और NP-MOP4 को शामिल किया गया है। अब आता है जैव विविधता अभिसमय के बारे में। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। यह अभिसमय 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह अपने हस्ताक्षरताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है तथा वर्तमान में 196 देश CBD के पक्षकार हैं, जिनमें 168 देश ने संधि पर हस्ताक्षर किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी इसके पक्षकार में शामिल नहीं है और भारत 19 मई 1994 से CBD का पक्षकार है। मतलब जैव विविधता अभिसमय यह एक जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया तथा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसमें वर्तमान में 196 सदस्य पक्षकार हैं, जिनमें 168 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी को CBD के पक्षकार नहीं है और भारत 19 मई 1994 से CBD का पक्षकार है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है G20 शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों या शासन अध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ किया गया? बाली इंडोनेशिया में। और यह 17वां शिखर सम्मेलन है जिसे 15 से 16 नवंबर 2022 को कंप्लीट किया गया। अब आता है कोविड-19 महामारी के दौरान होने के बाद से वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। यह शिखर सम्मेलन 3 अंतर संबंध स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें पहला आता है वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, दूसरा सतत ऊर्जा संक्रमण और तीसरा डिजिटल रूपांतरण आता है। 17वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत थे। G20 शिखर सम्मेलन में इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन होतान राया राय मैंग्रोव वनों का दौरा किया और मैंग्रोव पौधे भी लगाए। भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल किया गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था तथा 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह प्रेजेंट में अभी हाल ही में किसने अध्यक्षता की है G20 की? इंडोनेशिया ने, और वहीं पर इसका सम्मेलन आयोजित किया गया 15 से 16 नवंबर के बीच। और अभी हाल वर्तमान में भारत इसका अध्यक्ष बना है और इसकी जो कार्यकाल है वह 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगा। अब आता है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी या एक कुटुंब और एक भविष्य पर केंद्रीय विषय आधारित है। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा तथा नीला से प्रेरित है।
इन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसके ज्ञातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के लिए देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है और भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, जिसमें भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की भी 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है तथा 11 से 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 में आयोजित की गई और भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील आते हैं। यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में तथा वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। मतलब इसके जो G20 की अध्यक्षता है, इसमें पहला तो अभी जो हाल ही में किया गया है 2022 में, उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की और जो 2023 में होगा उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी और भारत G ट्रोइका में शामिल होने का इसे पहली बार अवसर मिला है। अब आता है G20 के बारे में। G20 अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक एवं वित्तीय से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच होता है, जिसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में की गई थी। इसमें कुल 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। 19 सदस्य देशों में आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का, वैश्विक व्यापार के लगभग 75% का तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पढ़ते हैं G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के बारे में। 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों के स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना और मान्यता देना, उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में बेंगलुरु में प्रस्तावित है। अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 के बारे में। UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 27वां सत्र 6 से 20 नवंबर 2022 को मध्य शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया। COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो, UK में किया गया था। मतलब जो COP26 हुआ था उसका आयोजन ग्लासगो, UK में किया गया और जो 27वां COP27 हुआ वह शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया। COP27 में भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की विषय वस्तु पर एक पेवेलियन स्थापित किया था तथा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया, जिसमें नवंबर 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा की व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करता है। उल्लेखनीय है कि मिशन लाइफ की अवधि वर्ष 2022 से 2028 तक की है और इस मिशन में व्यक्तियों तथा समुदायों को एक ऐसे जीवन स्तर पर अपनाने हेतु प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उन्हें नुकसान न पहुँचाए। ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के रूप में मान्यता दी गई है। COP27 के समापन पर शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना को अंगीकृत किया गया। COP27 के दौरान क्षति एवं नुकसान से निपटने के लिए एक कोष की स्थापना एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह कोष जलवायु संबंधी आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित विश्व देशों को क्षति एवं नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने $3.1 बिलियन की एक योजना की घोषणा की जो अगले 5 वर्षों के अंतर पूर्व चेतावनी प्रणालियों द्वारा पृथ्वी के पर अपनी सुरक्षा की सुनिश्चित करेगी। इस सम्मेलन के 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान सतत रूपांतरण हेतु खाद्य एवं कृषि नामक पहल का लॉन्च किया गया। यह पहल
वर्ष 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार करेगी। और COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। हाल ही में जो COP27 हुआ है वह शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ। COP26 को ग्लासगो यूके में संपन्न कराया गया और जो COP28 है इसको दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। अब आता है 22वां SCO शिखर सम्मेलन। 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन के उपरांत समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया। सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO के स्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही बेलारूस को SCO के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय दिया गया। मालदीव को शंघाई सहयोग संगठन के संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त करने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें बहरीन, कुवैत, UAE, म्यांमार को भी SCO के संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मिस्र, सऊदी अरब और कतर को SCO संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त करने हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है तथा शंघाई सहयोग संगठन के सचिवालय तथा यूनेस्को के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के हेतु ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। वाराणसी को वर्ष 2022-23 में शंघाई सहयोग संगठन की एक पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है तथा SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी को नामित होने वाला वाराणसी पहला शहर है। वाराणसी को यह दर्जा प्रदान करने के फलस्वरूप भारत और SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक एवं मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। यह प्रथम अवसर है जब भारत SCO का अध्यक्ष बना, मतलब G20 में भी अध्यक्ष है और SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में भी अध्यक्ष है। भारत सितंबर 2022 से 1 वर्ष की अवधि के लिए SCO का अध्यक्ष बना। भारत द्वारा SCO की अध्यक्षता का केंद्रीय विषय टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO है। सिक्योर का पूर्ण रूप सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, S फॉर, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, E फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आता है। 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है। भारत की मेजबानी में 17 से 18 मार्च 2023 को वाराणसी में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। SCO के बारे में, SCO एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुई। इसके 8 सदस्य में शामिल हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक SCO के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया हैं। इसमें 6 संवाद भागीदार देश हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की है। भारत को वर्ष 2005 में SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2017 में अस्थाना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब पढ़ते हैं पहला फर्स्ट टू U2 शिखर सम्मेलन। 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यायार लापिड, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा, संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा है। भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें पहली है भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला और हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना है। UAE ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने हेतु भारत में $2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है तथा UAE वर्ष 2023 में UNFCCC COP28 का मेजबान देश है तथा I2U2 समूह में गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा का परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की तथा इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर ऊर्जा क्षमता का भी शामिल है। इस अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले ही व्यवहार्यता अध्ययन के लिए लगभग $330 मिलियन का वित्त पोषण किया है। यह परियोजना भारत में 2030 तक 500 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य का योगदान देती है।
ITU-2 के बारे में, ITU-2 चार देशों का समूह है जिसमें I2 का मतलब इंडिया इजराइल है तथा U2 का मतलब USA और UAE है। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त चार देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक द्वारा इस समूह की परिकल्पना की गई और I2U2 समूह पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है। इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। अब आता है 48वां G7 शिखर सम्मेलन। 26 से 28 जून 2022 के मध्य 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सलास एलमाउ बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 में यह 7वां अवसर था जब जर्मनी ने G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इससे पूर्व 1978, 1985, 1992, 1999, 2007 तथा 2015 में जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में G7 सदस्यों जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा आमंत्रित अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका तथा यूक्रेन ने भारत के भागीदार देशों में भाग लिया। G7 शिखर सम्मेलन में 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि जर्मनी द्वारा G7 की अध्यक्षता प्रोग्रेस टूवर्ड्स इन इक्विटेबल वर्ल्ड के विषय केंद्र पर आधारित है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान जलवायु संकट की वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में खुला एवं सहयोगी क्लाइमेट क्लब स्थापित करने पर सहमति बनी हुई है तथा G7 देशों द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से मई 2022 में खाद्य संकट की प्रक्रिया स्वरूप ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी की स्थापना की थी। 1 जनवरी 2023 को जापान G7 का अध्यक्ष है तथा 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में हिरोशिमा, जापान में 19 से 21 मई 2023 के मध्य आयोजित होगा। यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का टॉपिक फिनिश होता है जिसमें सभी सम्मेलनों के बारे में बताया गया है जो एक साल में चर्चा में रहे। इसमें भारत किस देश की अध्यक्षता करेगा, किस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, किस में क्या कौन सा राष्ट्र किस देश की अध्यक्षता करेगा, सभी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए जिससे आपको ये सबका याद हो जाए और ये एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित हो। और भी इसी तरीके की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।